नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने सूरजपुर जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने हमेशा की है आदिवासियों को रोकने की कोशिश। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान छूटपुट घटनाओं के साथ संपन्न। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने किया 14 सीट जीतने का दावा। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने किया 18 से 19 सीट जीतने का दावा। महादेव ऐप को लेकर ईडी द्वारा की गई कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया पूर्व सीएम पर हमला। कहा, पैसों के साथ जो शख्स पकड़ा गया है उसकी फोटो डॉक्टर रमन सिंह के साथ है। अब खबरें विस्तार से। पहली बार सूरजपुर जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दतिमा के जम्बूरी मैदान में हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा रोकने की कोशिश की। देश की प्रथम महिला के चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए विरोध किया क्योंकि वह आदिवासी महिला थी, लेकिन केंद्र सरकार ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च स्थान दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है, आतंकवाद और नक्सलवाद चरम पर रहा है। कांग्रेस सरकार नक्सली हिंसा को काबू रखने में असफल रही है। हमारे कई भाजपा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा में मारे गए हैं। सरगुजा संभाग के दूर सुदूर के क्षेत्रों से आए आप सब हमारे सब साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं। हम आपके हृदय से बहुत आभारी हैं। सरगुजा ने दिलीप सिंह जुदेव जी जैसा समर्पित नेतृत्व दिया था। भाजपा का ऐसा ही नेतृत्व रहा है जिसने हमेशा गरीब की, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को समझा है। भाजपा ने ही अटल जी के नेतृत्व में आप सभी के साथ मिलकर के छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। याद है ना? याद है कि भूल गए हो? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, याद है? ये छत्तीसगढ़ अटल जी ने बनाया था, याद है? और इसलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। आज हर तरफ एक ही गूंज है, भाजपा आवत है। भाजपा, भाजपा, भाजपा। साथियों, आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव भी हो रहा है और अब तक जो मुझे खबर मिली है, बड़े उत्साह उमंग के साथ भारी मतदान हो रहा है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि बिना डरे, बिना हिचके मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र का उत्सव है, हर नागरिक का उत्सव है। ये छत्तीसगढ़ के नए भविष्य के निर्माण का उत्सव है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालकर आपको छत्तीसगढ़ में एक मजबूत सरकार बनानी है।
साथियों, भारत में हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी 9-10 करोड़ के आसपास है। लेकिन आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस के लिए आदिवासियों का कोई वजूद ही नहीं था। उन्हें उनके नसीब पे छोड़ दिया था। कांग्रेस ने कभी आपकी चिंता नहीं की, आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचा, जबकि भाजपा ने हमेशा आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। क्या कभी आपने भी सोचा था कि आदिवासी परिवार से निकली, गांव जंगलों में पैदा हुई, गरीब घर में पैदा हुई एक आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बनेगी? आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर किसी को गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कांग्रेस ने उन्हें रोकने की, उनके अपमान की इतनी कोशिश की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आदिवासी समाज की बहनों को ये सम्मान भाजपा ने ही दिया है। साथियों, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे लगता था कि आदिवासियों के लिए पैसे खर्च करना मतलब गड्ढे में पैसे डालना, बर्बाद करना, यही उनकी सोच थी। लेकिन भाजपा ने जब भी आदिवासी हितों की बात आई, सरकार का खजाना खोल दिया, तिजोरी खोल दी। दोस्तों, भाजपा ने आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट, ये याद रखना भाइयों, याद रखोगे? ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके बताइए, याद रखोगे? पक्का रखोगे? आपने मुझे जो काम करने का मौका दिया ना, इस सेवा काल है मेरे लिए, तो सत्ता काल नहीं है। मैं सत्ता में विश्वास नहीं करता, मैं तो सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूं और आपने मुझे सेवा का ही काम दिया है। आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना। आप खुश हैं? आप खुश हैं? आपको संतोष हुआ? ये मोदी का काम है। आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। अब आप देखिए, हमारे यहां गांव-गांव में अंग्रेजी वाली स्कूल तो है नहीं। गरीब का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में जा नहीं सकता। और ये कांग्रेस के लोगों ने ऐसे नियम बनाए थे कि गरीब का बच्चा अगर अपने गांव की भाषा में पढ़ा है, अपने आदिवासी की भाषा में पढ़ा है, अपने राज्य की भाषा में पढ़ा है, तो वो बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बन सकता था, इंजीनियर नहीं बन सकता था। क्योंकि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है,
तो आपको अंग्रेजी आनी जरूरी है। देश आजाद हो गया, लेकिन इनके दिमाग में से अंग्रेजी का भूत नहीं गया। मंगलवार को प्रारंभ हुए पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमने 5 साल में जो काम किया है उससे नक्सलवाद काफी हद तक पीछे हट गया है। उसी का नतीजा है कि गांव के अंदर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, लोग अपने गांव में ही वोट करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलवाद पीछे हट गया है, इसलिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भारी मतदान की उम्मीद है। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के लिए चुनावी गारंटी पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र में इन सभी का उल्लेख है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमेशा आम लोगों के कल्याण के लिए खड़ी रही है। 5 साल जो हम लोग काम किए हैं उसे नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है और यही कारण है कि जो सड़क के किनारे मतदान केंद्र थे, अब अंदरूनी जो गांव है वहां मतदान केंद्र खोले गए हैं। अपने ही गांव में लोग अब मतदान करेंगे। तो इस समय जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, वहां ज्यादा से ज्यादा मतदान होने की संभावना है। कांग्रेस ने आपसे वादा किया है कि फिर से कर्ज माफी करेंगे। 3200 रुपया क्विंटल में धान खरीदी की जाएगी। 6000 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता और 4000 वार्षिक आपको बोनस दिया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई में कोई शुल्क नहीं लगेगा। केजी टू पीजी पहली कक्षा से लेके अब पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आपको पढ़ाई में कोई खर्च नहीं होगा। उसी प्रकार से 35 किलो राशन सभी परिवार को मिलेगा, चाहे एपीएल हो बीपीएल हो। 500 रुपया गैस सिलेंडर जितने भी जिसके पास भी गैस कनेक्शन है, चाहे उज्ज्वला हो या दूसरे, सबको उसका लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ जो स्वास्थ्य योजना है डॉक्टर खूबचंद बघेल, उसे 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है और दुर्घटना में पूरा खर्च हमारी सरकार उठाएगी। आपका आशीर्वाद मिलेगा। उसी प्रकार से 200 यूनिट तक की बिजली जलाने पर कोई बिल नहीं आएगा, मतलब 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त। तो ये सारी योजनाएं हैं जो आपके लिए है। अंत्येष्टि के लिए अब चाहे कंडा हो चाहे लकड़ी हो, वो राज्य सरकार उठाएगी। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये सारी बातें शामिल है और जितने भी महिला स्व सहायता समूह है, सक्षम योजना है, उसका भी ऋण माफ होगा। जो मोटरयान कर है जिसमें 726 करोड़ रुपया बकाया है, उसे भी माफ किया जाएगा। तो इस प्रकार से आम जनता के हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है और कांग्रेस को ही आपका आशीर्वाद मिले, आपका वोट मिले, ये अपील। 7 नवंबर मंगलवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने से पहले अपने आवास पर पूजा अर्चना की। बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी पहले चरण में कम से कम 14 सीटें जीत रही है। दोनों चरण अच्छे होंगे और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 14 सीट पर जीतकर प्रथम चरण में आ रही है। फेज 1 भी तगड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा, फेज 2 भी अच्छा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता के अंदर छत्तीसगढ़ में जबरदस्त अंडर करंट है। इसी बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज।
गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी, मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवरनेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि हैं। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है, तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट्स आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 078840111778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध।
पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के तहत 20 सीटों पर हो रहे मतदान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मतदान प्रतिशत अच्छा है। हमने जो ऋण माफी की है, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात की है, इत्यादि मुद्दे से लोग प्रभावित है। इसलिए मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा और वोटर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमें 18 या 19 सीट मिलेगी और 1 सीट धोखे से बीजेपी को मिल सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि जैसे ही अजीत पवार बीजेपी में शामिल हुए, उनका नाम ईडी से हटा दिया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा अभी सीएम है, उनका नाम शारदा चिटफंड भ्रष्टाचार में था। ऐसे कई उदाहरण हैं जो मोदी वॉशिंग पाउडर्स में धुलने के बाद सारे दाग साफ हो जाते हैं। मतलब मतदान का जो प्रतिशत है वो अच्छा ही है। और जो हमने ऋण माफी किया है और घोषणा फिर से किया है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला के 3200 रुपये कुंटल धान का और 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने के बाद, एजुकेशन फ्री करने के बाद और 6000 प्रति मानव बोरा के दर से तेंदुपत्ता, ये सारे जो मुद्दे हैं इससे लोग प्रभावित हैं और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19, धोखे से एक आध सीट कहीं भाजपा आ जाए। महादेव ऐप पर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं द्वारा सीएम पद से इस्तीफा की मांग करने के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जो पैसे के साथ पकड़ा गया है उसकी रमन सिंह के साथ फोटो है, उसके पार्षद के करीबी है। परसों तक कोई नहीं जानता था शुभम सोनी को, अचानक वह महादेव ऐप का मालिक बन गया है। उसके पहले ईडी के अधिकारी उसे महादेव ऐप का अधिकारी बता रहे थे और ये ऐसे मालिक है जो अपने नौकर की शादी पर 250 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। ऐसा करने वाला दुनिया में पहला उदाहरण होगा। भाई जो जिसके पास पैसा पकड़ा गया वो रमन सिंह के साथ उसका फोटो है, उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी हैं, भाजपा कार्यकर्ता उसके यहाँ पकड़ा गया और भाजपा जो नेता है उसके रिश्तेदार की गाड़ी है ना। और दूसरी बात यह है कि जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे 1 दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्च करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा। तो ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है।
तो मैंने कल भी कहा था मजा लीजिए 17 तारीख। नहीं, अभी ब्रेक लेंगे थोड़ा, 17 तारीख बाद फिर ब्रेक लेंगे। भाई उसके भी बाल बच्चे हैं यार, है ना, थोड़ा छुट्टी उट्टी लेके फिर लोकसभा पहले फिर आएंगे। दुर्ग में हुए रोड शो में शामिल हुए मुख्यमंत्री को देखने उमड़ा जन सैलाब। शहर और ग्रामीण के प्रत्याशी भी मुख्यमंत्री के साथ रहे उपस्थित। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में सोमवार को ग्राम कुथरेल में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने की बात कही। वहीं सभा के बाद दुर्ग में रोड शो करने शहर की जनता के बीच पहुंचे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा चुनावी दौरे के दौरान दुर्ग शहर के वार्डों में रोड शो किया, जिसमें दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण के विधायक प्रत्याशी के रूप में खड़े तामध्वज साहू और अरुण वोरा भी पूरे समय मुख्यमंत्री के साथ रहकर नगर भ्रमण किया। इस दौरान शहरवासियों ने मुख्यमंत्री का फूलों से स्वागत किया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त तो चला फिर से एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर।
इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला प्रशासन नगर निगम भिलाई एवं भिलाई स्टील प्लांट के संयुक्त तत्वाधान में सिविक सेंटर के मॉन्यूमेंट पार्क में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और नुक्कड़ नाटक एवं सुरमई शाम का आयोजन कर मतदाताओं को 100% मतदान के लिए जागरूक किया। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन नगर निगम भिलाई एवं भिलाई स्टील प्लांट के संयुक्त आयोजन से सेंट्रल एवेन्यू भिलाई में मानव श्रृंखला बनाई गई। सिविक सेंटर में सुरमई शाम का आयोजन किया गया, जिसमें भिलाई के ख्याति प्राप्त कलाकार प्रभंजय चतुर्वेदी, महुआ मोहित्रा, लाभचंद्र आरिफ, अंकित तिवारी, विकास उपाध्याय की नुक्कड़ नाटक टीम ने नाटक प्रस्तुत किया। जिला प्रशासन की तरफ से जोगेश्वर कौशल, भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से उच्च अधिकारी इस आयोजन में मौजूद रहे, तो वहीं नगर निगम भिलाई की तरफ से जोन कमिश्नर पूजा पिल्ले एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सॉरी, मेरा कहने का मतलब है आगामी 17 नवंबर को 100% मतदान करें। आगामी 17 नवंबर को 100% मतदान करें। आगामी मतदाता जागरूकता अभियान जिला प्रशासन नगर निगम भिलाई और भिलाई स्टील प्लांट द्वारा कल ही चालू किया गया था। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा कि भिलाई स्टील प्लांट ने एक मानव श्रृंखला बनाई, मुर्गा चौक से लेकर अपने प्लांट तक। दूसरा शाम को कार्यक्रम हुआ कि वहाँ पर जो मोनूमेंट है सिविक सेंटर में, वहाँ पर भिलाई के जितने भी आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट, सब लोग आकर के जनता से अपील किए। उसमें माननीय प्रभंजय चतुर्वेदी थे, भास्कर थे और अंकित तिवारी थे और साथ में जिला प्रशासन से भी लोग थे, आरिफ था। तो ऐसे सभी लोग मिल करके एक आह्वान किए पब्लिक से, जनता से, नुक्कड़ नाटक भी खेले कि आगामी आने वाला चुनाव जो है 17 नवंबर को हम सब घर से बाहर निकलें, 100% मतदान करें, खुद भी मतदान करें, लोगों को प्रेरित करें। एक कंटिन्यू अभियान चल ही रहा है। इस बार सब लोगों ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग इसके दर्शक हैं सब इस अभियान में जुड़ जाएं। मैं विनम्रतापूर्वक बोल रहा हूँ, इस अभियान से आप लोग जुड़ो,
100% मतदान करो और फिर जो है लोकतंत्र का सम्मान करो। इसी उद्देश्य के साथ हम इस आयोजन में उपस्थित सभी लोगों ने 100% मतदान करने का संकल्प लिया और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से अपील की वे भी 17 नवंबर को जाएं और पहले मतदान करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मंगलवार को माइलस्टोन अकादमी क्रिकेट मैच के फाइनल मैच का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन 4 हाउस ग्रुप में किया गया। चारों हाउस के बीच हुए मुकाबले के बाद आजाद हाउस व नेहरू हाउस के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें आजाद हाउस ने यह मैच 7 विकेटों से जीत लिया। दर्शक गणों के द्वारा दोनों ही प्रतिभागी टीमों का बड़े ही गर्मजोशी के साथ उत्साहवर्धन किया जा रहा था। सभी अपनी अपनी टीमों को जोश दिलाने में जुटे हुए थे। फाइनल मैच बड़े ही रोचक और रोमांचक तरीके से समाप्त हुआ। डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला एवं एकेडमी डायरेक्टर शुभम शुक्ला ने चारों ही हाउस के सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया एवं विजेता टीम को शुभकामनाएं दी। दुर्ग शहर निर्दलीय विधायक प्रत्याशी ध्रुव कुमार लंगूर सोनी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के विकास के मुद्दों को लेकर आम जनता के साथ जनसंपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से दुर्ग की राजनीति में सक्रिय रहे लंगूर सोनी ने मीडिया के सामने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। जनता के सामने मूलभूत सुविधा को जो है ना लेकर जा रहे हैं और दुर्ग शहर की जो जनता है उनकी जो समस्याएं हैं उनका जो काम नहीं हो रहा है। लगातार जनता जो है ना कांग्रेस और बीजेपी की तमाम नीतियों के जो विषय पर उनके खिलाफ जो हो रहा है कार्य, जनता के खिलाफ हो रहा है कार्य, उसको लेकर पूरा जनता जो है आक्रोश है और उसी का परिणाम जो है इस दफ़ा परिवर्तन है। मूलभूत सुविधा जो है पानी, बिजली और रोड नाली, साफ सफाई, तमाम सुविधा जो है आज शहर में जो है ना एक आलम पड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं गरीब जनताओं के साथ जो है ना भेदभाव उत्पन्न किया जा रहा है। जो योजना का लाभ उनको मिलना चाहिए, वर्तमान विधायक जो है वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं और वर्तमान विधायक जो है इस दफ़ा जनता मन बना चुकी है परिवर्तन। विधायक इस प्रकार का चाहते हैं कि मतलब अच्छे से हो। हम लोग 10 बार चक्कर काटते जैसे नगर निगम में, वहाँ हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होती है ना। इसी वजह से हम लोग लंगूर भैया को आगे में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे स्पष्ट बात कर सकते हैं, हम उनको जानते हैं है कि नहीं भैया। इसीलिए हम उनको सामने किए हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, इसीलिए हम लंगूर भैया को आगे किए हैं जी। हम लोग जैसे हमारे लंगूर भैया हैं वैसे विधायक चाहते हैं। लंगूर भैया के बारे में बहुत सुने हम लोग, है ना, मोहल्ले में वार्डों में गए हैं तो बताए हैं सभी लोग कि लंगूर भैया है, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और आगे भी भैया ही हमारे साथ में ऐसे काम करते रहें और करेंगे आगे। इसलिए हम लोग भैया को आगे लाना चाहते हैं विधायक के। हम लोग जैसे रोड है, बहुत सारे रोड है ख़राब है सर, है ना, रोड है, जैसे नाली है, पानी की भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज़ बोले हैं लंगूर भैया, ध्रुव कुमार लंगूर भैया बोले हैं कि सबकी सुविधा हम करेंगे करके, और कर भी रहे हैं। अभी विधायक नहीं, उसके बाद भी कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ही विधायक चाहते हैं। सेफी चेयरमैन और बीएसपी ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर की दिल्ली में सेल चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश से हुई चर्चा सार्थक रही। बैठक में बीएसपी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। ओए अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर ने सेल चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश को सेवानिवृत्त और सेवारत अधिकारियों की मांगों से अवगत कराया, जिस पर सेल चेयरमैन ने उसके शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एन.के. बंछोर जी, नरेंद्र कुमार बंछोर जी, जो बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हाल ही में नरेंद्र कुमार बंछोर जी दिल्ली प्रवास से लौटे, क्योंकि दिल्ली प्रवास जो उनका जाना हुआ था वो बीएसपी अधिकारियों कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर के वहाँ पे जो सेल चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश जी से और डायरेक्टर पर्सनल मिस्टर के सिंह जी से काफ़ी देर तक यहाँ चर्चा हुई, बीएसपी होगी और किन मुद्दों पर चर्चा हुई, उसका लाभ किस तरह से अधिकारियों को मिलेगा, इन सब का जवाब देने के लिए
आइए हम बंछोर सर से ही जो पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर मीटिंग का मुद्दा क्या है। सर, ग्रैंड एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले सवाल आपसे, क्योंकि आप दिल्ली गए थे विभिन्न बीएसपी अधिकारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के, तो किस तरह के सर जो प्रमुख मुद्दे हैं वो कौन कौन से रहे और सर उसके समाधान के लिए सेल प्रबंधन द्वारा किस तरह से आश्वासन दिया गया? सर देखिए, हम लोग का हमेशा, मैं सिटी का चेयरमैन भी हूँ, तो स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हमारे जितने ऑफिस भी हैं, 6 ऑफिस भी हैं, उस मीटिंग में थे। और हम लोग का प्रयास रहता है कि इस बात क्षेत्र में जितने सारे हम सब में हम लोग अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि आज और इस पहले में काफ़ी अंतर है। तो वो मीटिंग हमारी दोनों विषयों को लेकर थी कि हमारा जो उत्पादकता और हमारी लाभप्रदता है उस पर हम लोग काम करें। दूसरा जो हमारे वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे अधिकारियों की हो, कार्मिकों की हो, सबके लिए हम लोग क्या अच्छा कर पाए, अपने टाउनशिप्स के लिए क्या अच्छा कर पाए, कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा कर पाए, उस पर हमारा प्रयास था। तो ये मीटिंग काफ़ी समय से लंबित थी। तो ये इस मीटिंग में मुख्य मुद्दे पे देखा जाए तो हम लोगों ने 3 बड़े मुद्दों पर बात की है। एक हमारी टाउनशिप है, क्योंकि टाउनशिप एक पहचान है सभी इस बात नगरी की। दूसरा हमारा मेडिकल है, जिस पर हम लोग काफ़ी काम करना चाहते हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं के समय के साथ काफ़ी व्यवस्थाएं बदली हैं। और तीसरा हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उत्पादकता को लेकर हम काम करना चाहते हैं, सेफ्टी को लेकर काम करना चाहते हैं। हमारे जितने भी लोग प्लांट के अंदर काम करते हैं, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, ठेका श्रमिक हों, जो भी प्लांट के अंदर जाते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर, पर्यावरण को लेकर हम लोगों ने उस पर काफ़ी चिंतन किया, डिस्कशन हुआ। क्योंकि ये मांगे लेकर नहीं था, मांगे तो हमेशा रहती हैं, क्योंकि समाज रहेगा तो हमेशा हम अपनी तरफ से अपने अधिकारियों की समस्याओं को लेकर, टाउनशिप की समस्या को अपनी मांग रखते हैं। लेकिन ये हम लोग का इंट्रैक्शन था, कोशिश थी कि अच्छा ऐसा प्रयास किया जाए कि ये चीज़ें सुधरें और आगे जल्दी सुधरें। और उसका चाहे प्लांट के अंदर को बाहर की समस्याएं, माइंस से बहुत बड़ा विषय है, माइंस पर काफ़ी चर्चाएं होंगी। तो माइंस इन सब का हम लोग जितना ज़्यादा कोशिश करें उनकी सबकी सुविधाएं बढ़ें और उनके उत्पादन में वृद्धि, सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान। हम लोग का ये प्रयास था कि जो भी लोग इस्पात नगरी से जुड़े हों, चाहे वो प्लांट के अंदर काम करते हों, प्लांट के बाहर हों, सभी के चेहरे मुस्कान, जितनी उनकी समस्याएं उनका निदान, उस पर हम लोगों ने चिंतन किया। सर, चूँकि अभी देखा जा रहा है कि अभी पिछले कुछ वर्षों में सर, अभी जैसा कि बीएसपी टाउनशिप में देखा जाए तो सर ज़्यादातर जो अधिकारियों के आवास कहे, चाहे कार्मिकों के आवास रहे, जर्जर अवस्था में पहुँच चुके हैं। अधिकांश आवासों में कब्जा, सर निर्माण की बात होती है तो किसी तरह बीएसपी प्रबंधन की ओर से मात्र आश्वासन मिलता है। ऐसे कई अधिकारियों से हमारी चर्चा भी हुई है जो इससे लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं। तो सर, मुख्य जो इनकी समस्या आवास को लेकर उसके लिए किस तरह का बीएसपी और सेल द्वारा सर प्रयास किया जाएगा? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये काफ़ी समय से देखा गया है कि बहुत सारे मकान हमारे आज रहने लायक नहीं रहे। हमने कई मकानों को अनफिट भी कोशिश किया, उन मकानों में कब्जे भी है, उसके कई कारण थे, कई राजनीतिक लोगों का उसका प्रश्न मिला हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्या है इस्पात नगरी की, ना यहाँ की नहीं, दूसरे हमारे बोकारो में भी इस तरह की बातें आती हैं। इस पर हम लोगों ने काफ़ी चिंतन किया और हम लोग का मानना है कि इन मकानों को रखना अब ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोग ने प्रतिवेदन जहाँ जहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सब में आवेदन लगाकर हम लोग ये प्रयास जरूर करेंगे कि इससे प्रबंधन समझ का कि इस मकानों को शीघ्र उनको तोड़ दिया जाए, क्योंकि ये कि कभी गिरे इनके कारण बहुत जनाने होने की संभावना है। और हमारे क्षेत्र में तो ये कुछ भी हो, भले अवैध कब्जा, लेकिन उनका कोई भी घटना होगी तो हमारे ऊपर आएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इन मकानों को शीघ्र ही हटाया जाए और उनकी जगह नई टाउनशिप बनाई जाए। नई टाउनशिप बनेगी तो सुविधाएं बढ़ेंगी। हमारे जो नए अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, उनको जब नए मकान मिलेंगे तो उनको अच्छी सुविधा लेने को मिलेगी। क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे, जैसे भिलाई की बात करें तो भिलाई में 1960-65 के बाद मकान बनना चालू हुए और मकान आज भी हैं। तो अब 60-65 साल के हिसाब से मकान नहीं बने थे, ये बने भी थे तो वो मेंटेन नहीं हो पाए, तो उनको तोड़कर नए मकान बनना अति आवश्यक हो गया है। दूसरा, इसमें कुछ चीज़ आती है कि वो मकान उसमें हिसाब से बहुत छोटे थे, लेकिन आज जो भी लोग, चाहे हमारे कर्मचारी OCT आते हैं या हमारे MTT आते हैं, वो शुरू से चाहते हैं कि उनको अच्छा मकान मिले, वो एक अच्छे परिवेश में रहना चाहते हैं, तो सुख सुविधाएँ चाहते हैं, क्योंकि अब समय बदल गया है। तो हम लोग का भी प्रयास है कि उनको अच्छे मकान दें। तो 2 मकान, जैसे जो छोटे मकान को जोड़कर बड़ा मकान एक बनाने का भी हम लोगों ने कहा है। मॉडिफिकेशन ऐसे मकानों में किया जाए जो बनाने को जिनकी गुंजाइश है, जिनको हम मेंटेन कर पाए आगे जाके, जिनकी लाइफ हो अभी, और उसको मॉडिफाई करके हम उनको एक
बड़ा मकान देंगे तो वो वहाँ रुकेंगे भी, और एक मकान, क्योंकि आप जानते हैं कि संख्याएं हमारे कर्मचारियों की कम होती आ रही, मकान हमारे पास काफ़ी हैं, ठीक है, कुछ मकान हम गिरा भी देते हैं, तभी मकानों को सहेज कर रखना, संभाल कर रखना मुश्किल होता है, अवैध कब्जे की संभावना रहती है। अगर मकान खाली रहता है तो हम लोग कई प्रयास उसको मॉडिफाई करके हमने कर्मचारियों को दिया, तो उनको भी अच्छी सुविधाएं मिलेगी, ये हमारा प्रयास था। बाकी मेंटेनेंस को लेकर हम लोग ने कहा है कि मेंटेनेंस का एक अभी जैसे अच्छा काम हुआ कि काफ़ी समय से सिर्फ प्रबंधन भी चाह रहा था, हम लोग भी चाह रहे थे कि NBCC ऐसी कोई बड़ी कंपनी से हम लोग टाई अप करें, ताकि वो काम हमें किसी बड़ी एजेंसी के माध्यम से कराना है। छोटी एजेंसी काम देती थी, काम छोड़ देती थी, उससे काम नहीं पाता था। आपकी बात बिल्कुल सही कि मेंटेनेंस का अभाव काफ़ी समय तक रहा, तो हम लोग भी चाहते हैं कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो टाउनशिप में, और काम जो हो वो दिखे, मतलब जो हम बोले हैं वो दिखना चाहिए, क्योंकि टाउनशिप की जो पहले व्यवस्थाएं थी उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। काम अभी भी काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन दिखते नहीं, क्योंकि वो पुराने मकानों को रिपेयर करके रखना बड़ा मुश्किल है, उनको गिराकर नए मकान बनाना एक सवाल है। और दूसरा, लोगों को जन जागृति भी होनी चाहिए कि कैसे टाउनशिप को सुरक्षित रखना, और जितनी हाउस कीपिंग होनी चाहिए, जैसे क्या है कि कचरा वगैरह निदान होना चाहिए। आज की तारीख में ऐसी सुविधाएं आ गई हैं कि कचरे से हम दूसरा उपयोग भी कर सकते हैं, उसको एक जगह इकट्ठा करके डंप यार्ड नहीं बनाना, उसको हम लोग बहुत तरीके से उस कचरे का किसी दूसरे स्टोप में दूसरे तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं, वो हम लोग को चालू करना पड़ेगा। वो चालू हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा चालू होने के आगे आने समय में जितने भी मेट्रोज हैं, वहाँ जो जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वो हम लोग चाहते हैं कि अपने भिलाई जो हमारी जितनी टाउनशिप्स हैं, चाहे भिलाई की हो, बोकारो की हो, वहाँ की सुविधाएं नहीं है। सर, चूँकि जैसा कि आपने बताया कि मकानों को लेकर के सिर्फ प्रबंधन से चर्चा हुई और इसका नतीजा भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लेकिन सर दूसरी समस्या यहाँ पे एक काफ़ी महीनों या अथवा वर्षों से देखने को मिल रही है कि मेडिकल सुविधाओं का सर अभाव बना हुआ है, क्योंकि टाउनशिप क्षेत्र में जितने भी हॉस्पिटल और BSP प्रबंधन द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, वहाँ सर डॉक्टरों की अनुपस्थिति भी देखने को मिलती है, दवाओं का भी अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि लोग जाते हैं तो परेशान होती है। और ऐसी शिकायतें हमारे पास लगातार आ रही है। तो सेक्टर 9 में अस्पताल को भी देखा जाए, जो जिसका एक समय पूर्व काफ़ी नाम रहा करता था, लेकिन अब सर वो स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि सेक्टर 9 में डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर के भी प्रबंधन द्वारा बात की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को सामने नहीं आता है सर, और रेफर सेंटर मात्र बन करके रह गया। ये सर सवाल मैंने आपसे पूर्व में भी किया था, लेकिन आज भी सर वही स्थिति देखने को मिल रही है। इस पर अभी चिंतन चालू हुआ है, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैनेजमेंट ने प्रयास नहीं किया, लेकिन प्रयास दिखा नहीं। अभी पहले से ज़्यादा हम लोग के पास जो स्पेशलिस्ट हैं वो बाहर से आउटसोर्स हैं, लेकिन हम लोग का भी मानना है कि हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, और उन्होंने रिक्रूटमेंट भी निकाला पिछले 2-3 वर्षों में, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो छोड़कर चले गए। क्योंकि सर मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा, जैसा कि आपने बोला कि आप रिक्रूटमेंट में निकाला गया था, लोग ज्वाइन करके भी, हालांकि सर BSP में एक प्रकार से कहा जाता है कि लोग छोड़ना नहीं चाहते सर, जो एक बार आ जाते हैं, तो ऐसी सर क्या स्थिति है कि जो ज्वाइन करते हैं वो कुछ समय पश्चात छोड़ देते हैं सर? देखिए, ये पहले ऐसा नहीं था, आप बिल्कुल सही, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना, रायपुर में जो नए मेडिकल संस्थान हैं, या देश में भी जितने प्राइवेट मेडिकल जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनकी जो सैलरी है वो एट पार हमसे ज़्यादा देते हैं। तो आज की तारीख में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनको अगर ज़्यादा अच्छा पैकेज मिलता तो उनको हम लोग नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास सरकार के जो नियम उसके तहत हम उससे ज़्यादा सैलरी उनको नहीं दे सकते, हमारी सीमा है। तो कई कारण वो भी होते हैं, कई कारण हो सकता है कि वो जो यहाँ डॉक्टर ज्वाइन करते हैं वो यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, वो मेट्रो में काम करना चाहते हैं, ये बड़े हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है कि हमारा हॉस्पिटल सही में एक जमाने में मध्य प्रदेश के जब समय था तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, आज भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरा ये मानना है कि डॉक्टरों को हम नहीं रोक पाए। तो दूसरा एक हमारा प्रयास जो हम लोग ने किया है, जो हम लोग ने मैनेजमेंट से इस बार बात की है, ये था कि जो हमारे डॉक्टर्स रिटायर हो रहे हैं उनको रखने के लिए एक व्यवस्था की जाए, उनको रोकने की, जैसे वो रिटायर होता है उनकी सुविधाएं दी जाए, और कम से कम 3 साल से 5 साल उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। तो क्या होगा कि वो रुकेंगे तो कम से कम उनके कारण हमारे बहुत से डॉक्टर, क्योंकि हमारे पेशेंट अपने डॉक्टर जुड़ जाते हैं, मतलब डॉक्टर मरीज का एक संबंध बन जाता है, तो वो रहेंगे। तो हम चाहते हैं ठीक है, सेक्टर 9 हमारा सेक्टर 1 है, हमारी जो OPD की सेवाएं हैं उनके माध्यम से संचालित होती है। हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो हमारे सेवानिवृत्त डॉक्टर हैं जो हमारे साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको सेक्टर 1 में हम अच्छा हॉस्पिटल उसको बनाए, सेक्टर 1 को भी तो अच्छा हॉस्पिटल रखें, ताकि वो दोनों तरफ चले। सेक्टर 9 में हमारे जो कार्यरत डॉक्टर है वहाँ है, लेकिन हमारा जो सेक्टर 1 है उसका उपयोग हो सके। तो OPD, क्योंकि अब शहर में क्या है कि आप देखेंगे कि पीढ़ी दूसरी पीढ़ी भी आज रिटायर हो गई है, जो पहली पीढ़ी से पहले रिटायर, तो भिलाई में जो आता है वो रह के यहाँ पे बच जाते हैं, यहाँ भिलाई छोड़ नहीं पाता। जब वो यहाँ कर्ज बच जाता है तो यहाँ की जो हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी की संख्या बढ़ गई है,
उस लिहाज से अब हमारा हॉस्पिटल छोटा पड़ने लगेगा अगर हम व्यवस्थाएं नहीं बढ़ाएंगे। तो हम लोग ये प्रयास जरूर करें कि जो सुपर स्पेशलिस्ट है उसको आउटसोर्स किया जाए। उसमें हम किसी बड़े हॉस्पिटल से हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम रायपुर में ही अपने एम्स से बात करें, और वो बात हो भी रही है, पर वो कितना कर पाएंगे नहीं। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो जिनके पास अच्छे डॉक्टर्स हो, हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास मरीज यहाँ है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, स्पेशलिस्ट को हम अगर यहाँ ले आते सकते हैं तो एक अच्छा व्यवस्था होगी। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट ने भी कहा कि आप लोग ये प्रपोजल दीजिए, जितने प्रपोजल आप देंगे हम लोग काम कर रहे हैं। उनके भी कुछ प्रपोजल रेडी हैं, कंसल्टेंसी भी ले रहे हैं। कंसल्टेंसी मतलब बाहर जो अच्छे सर्विसेज देते हैं, जो इस तरह के हमको कंसल्टेंसी देते हैं कि आपकी सुविधाएं कैसे बढ़ेंगी, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। तो हम लोग का मानना ये शेड्यूल दिखेगा, ये जो चीज़ें हैं, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट जो आपने कहा, टाउनशिप मेडिकल, इन पर काम होगा, दिखेगा। यहाँ नहीं बल्कि मैं आपको माइंस में भी दिखेगा, ऐसा हमारा प्रयास है और इसमें हम लोग लगे। हमारे लिए मूल यही है कि हम लोग चाहते हैं कि उत्पादन उत्पत्ति की बात हम हमेशा करते हैं, लाभप्रदता का भी काफ़ी कुछ बदला है समय, सेल ने टर्न अराउंड किया, हम लोग ने उसमें भी काफ़ी प्रयास है। लेकिन अब ऐसा समय है कि जिसमें हम अपने अधिकारियों, कर्मचारियों, यहाँ के जितने लोग हैं, भिलाई के रहवासी हैं या माइंस के रहवासी, हमारे सेल की जितनी टाउनशिप के लोगों को अच्छा सुविधाएं मिले। और एक जो इस्पात की जो टाउनशिप की जाती है, इस्पात टाउनशिप की बात हम लोग करते हैं, वो हमेशा लगे कि वो अलग है बाकी जगह से। सर बैठक में जो बीएसपी के ठेका श्रमिक है सर, उनकी समस्याओं को लेकर किसी तरह से चर्चा हुई है सर? क्योंकि अभी लगातार देखने को मिल रहा है पिछले कुछ वर्षों से कि ठेका श्रमिकों का सर एक प्रकार से शोषण होता है। ठेकेदार अपनी मनमानी कर लेते हैं कि किसी छुट्टी उनके वेतन को भी दबाने की बातें सामने आती हैं। जब मजदूरों द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो उनका गेट पास जमा कर लिया जाता है। तो एक प्रकार से सर ये जैसा पहले कहा जाता था, अब भी यही कहा जाता है कि बीएसपी की ज़्यादातर कार्य ठेका श्रमिकों द्वारा संचालित किया जाता है। तो उनका सर शोषण को रोकने जो वर्षों से लगातार जा रहे हैं, हालांकि यूनियनों द्वारा प्रयास किया जाता है, लेकिन सर वो कागज में ही दिखता था, धरातल पे कुछ नजर नहीं आता। तो सर इनकी समस्याओं को स्थायी रूप से समाधान हो सके, इसके लिए किसी तरह की कोई चर्चा हुई है सर? ये चर्चा का विषय ये भी रहा है, पहले भी चर्चा होती थी कि हम लोग सुरक्षा मानकों पर चर्चा करते थे, चाहे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कर्मचारी, अधिकारी। लेकिन इस बार जो हमारा सेल प्रबंधन भी इस पर काफ़ी ये उनका भी दृढ़ निश्चय है कि किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। और हम लोग ने भी जिम्मेदारी ली है, मतलब हम लोग भी अपने जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, पदाधिकारी हुए, कि उनको भी जागरूक करेंगे कि आप लोग सबसे मिलिए, सबसे बात करिए, हर शॉप में जाइए, इंटरेक्शन करिए। और कहीं भी पता चलता है कि शोषण की कंप्लेन है, हम लोग अपने ठेका श्रमिकों से डायरेक्ट मिलेंगे अभी। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि ये जो बातें आती हैं ये आने वाले समय में ना है, क्योंकि महारत्न कंपनी के लिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा कि जब हम एक ठेका श्रमिकों का शोषण होता हो, ये शब्द सुनने को नहीं मिले। इसके लिए जो भी प्रयास करना हम लोग करेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है कि कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से, कुछ कर्मचारी यूनियन के माध्यम से बातें हम लोग तक पहुँचती थी। लेकिन अभी सेल प्रबंधन जो चर्चा है उसमें भी सवाल उठा, और प्रबंधन का भी यही कहना है कि इस पर आप लोग पूरा प्रयास करिए, अधिकारियों को जिम्मेदार उनकी बनाई, उनकी जिम्मेदारी बनाइए कि वो जहाँ भी उनके कॉन्टैक्ट होते हैं, कि कॉन्टैक्ट कोई भी अधिकारी साइन करता है, जो ऑपरेटिंग अथॉरिटी साइन करता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरा करे। किसी तरीके से कोई भी तरीके की समस्या हो उसको हम लोग भी इस बार सुनेंगे, क्योंकि अभी हमारे लोगों ने उस लेवल में अभी अपना प्रयास नहीं किया कि हम एक ठेका श्रमिकों से पूरे प्लांट में जाकर मिले। लेकिन हम लोग जितने भी हमारे ठेका श्रमिक हैं उनसे मिलेंगे और उनकी बातें समझेंगे, और जहाँ भी लगेगा करेक्शन करना है पूरा करेक्शन कराएंगे। उनको उनका हक मिलना चाहिए। शोषण का शब्द कम से कम इस महारत्न कंपनी से हट जाना चाहिए। शोषण को किसी का नहीं करना चाहिए, किसी का। सर एक अंतिम सवाल आपसे है कि क्योंकि बीएसपी में पिछले कुछ वर्षों से दुर्घटनाएं भी काफ़ी देखने को मिली हैं। छूटपूट घटनाएं तो कहा जाए लगातार होती रहती है। अभी कुछ दिन पूर्व ही सर बीएसपी के एक अधिकारी द्वारा लोगों की चपेट में आ रहे हैं सर, गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो दुर्घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने जिस तरह के सर मापदंड अपनाए जाना चाहिए, हालांकि बीएसपी प्रबंधन द्वारा लगातार गाइडलाइन जारी की जाती है, दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन उसका असर भी देखने को नहीं मिलता। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं सर। ये सुरक्षा को लेकर तो काफ़ी समय से लोग चिंतित कर रहे हैं, और दो बड़ी दुर्घटनाएं हम लोग के लिए बहुत बड़ा दाग भी हैं। भिलाई में 2014 की घटना, 2018 की घटना, और उसके बाद से सुधार काफ़ी हुए। लेकिन सुधार जैसे कहा ना कि सुरक्षा मापकों में 1% के 0.1% या 0.01% भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी घटना एक बड़ा नुकसान करती है, बड़ी घटना की वजह आती है। तो हम लोग का ये
प्रयास है, लेकिन और प्रयासों में गति लानी पड़ेगी कि अभी भी वो सुनाई देता है जहाँ रिपीटेटिव इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम लोगों ने भी जागरूकता करने का प्रयास किया। हम लोग सुरक्षा की कमेटी बना रहे हैं ओए में, और जो प्लांट के अंदर जाकर जागरूकता अभियान चलाएगी। जागरूकता पहले जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग, मतलब हमारे अधिकारी कर्मचारी साथ साथ हजारों की संख्या में टीका श्रमिक भी आते हैं, और कहीं ना कहीं दो चीज़ें होती हैं, एक तो जानकारी नहीं होती तो गलतियां कर जाते हैं, और जानकारी होने के बाद और कॉन्फिडेंस होता है। जो सुरक्षा जो एक्सीडेंट आप देखेंगे वो 2 कारणों से हो रहा है। ये तो एक कारण है कि हम लोग को किसी मशीन के बारे में या उसके प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं रहती, वहाँ कुछ काम ऐसा कर जाते हैं जहाँ पे दुर्घटना घट जाती है। और दूसरा ये होता है कि हमको मालूम है कि ये काम हम रोज करते हैं, लेकिन और कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मतलब उसको शॉर्टकट करने से, या जो हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है काम करने का, हम लोग उसको SMP SOP बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस, उसमें कहीं ना कहीं हम चूक करते हैं, उससे दुर्घटना होती है। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले भी काफ़ी समय से ये प्रयास चल रहा है, भिलाई प्रबंधन ने भी काफ़ी काम भी किया है इसमें, लेकिन हम लोग सेल स्तर पर ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, मतलब एक बूंद खून भी किसी का निकले, या कोई भी छोटी सी घटना होती है वो भी ना हो, बल्कि तो हम आप एग्जाम्पल सेट करें सेल में कि ऐसी कंपनी है जहाँ पर घटनाएं होती नहीं है। उस बात को करने के लिए सबको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हम लोग ने अपने इंजीनियर्स को सबको कहा है, लेकिन हम लोग इस बात को हर मीटिंग में रखेंगे। इवन हम लोग ने भी डिसाइड किया कि हम अपना जो OA का मीटिंग होता है उसमें भी सुरक्षा शपथ लें, और शपथ के साथ साथ काम भी करें। शपथ लेना तो अच्छा है, लेकिन शपथ को निभाना थोड़ा होता है, जिसमें समय आपको देना होता है। हम लोग जो भी सुरक्षा को लेकर गंभीर मामले आएंगे, हम लोगों ने ये प्रयास किया, अपने जितने जेडा हमारे हैं उनको हमने कहा कि आप लोग जाइए और लोगों से बात करिए। और हमारी जो हमने पहली बार जो सुरक्षा कमेटी बनाई, सिर्फ सुरक्षा की अलग से कमेटी बनाई, उसको भी हम लोगों ने काम दिया है। तो काम मुझे लगता है कि कल से ही दिखने लगेगा। हम लोग आने वाले समय में इस पर काफ़ी कुछ काम करेंगे, जो पहले से बदलने का समय बन जाएगा। सर, नई माइंस को चालू करने के लिए भी किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, नई माइंस का मैंने कहा कि जब वो डिस्कशन हमेशा रहता है कि उत्पादन उत्पादकता बढ़ानी है, तो हमारे जो पुरानी राजरा दली राजरा के माइंस से वो उसका डिप्रेशन काफ़ी हो चुका है। तो हम लोगों ने अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव का समय है, तभी भी हम लोग अपने स्तर पर ये प्रयास जरूर करेंगे कि जो पेड़ों की कटाई रॉबर्ट पर होती है उसे शीघ्र चालू किया जाए, और साथ साथ जो कड़वा नागौर के प्लान को मिला है उसमें उस माइंस को भी शीघ्र चालू किया जाए। तो उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं रहेंगी हम उस पर काम करेंगे। कहीं रुकावट होगी तो उसके लिए वो खड़ा रहेगा, सेठी खड़ा रहेगा। तो हमारा ये प्रयास है कि शीघ्र माइंस पर ज़्यादा फोकस करना है हम लोग को। बाकी प्लांट अब करीब करीब नॉर्मल चल रहा है। जो हमारा पहले प्रोजेक्ट आप सुनते रहेंगे, प्रोजेक्ट में डिले है, ये प्रोजेक्ट के जो हमारे नए प्लांट्स आए उसमें समय लग रहा था, सब रैंप अप हो चुके हैं, सभी अपना प्रोडक्शन अच्छे से कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, आप सुनते भी हों गौरव के माध्यम से। लेकिन माइंस पर जो नई माइंस हमारी आनी है उसमें देरी हुई है, और गंभीर विषय भी आने वाले समय में हमारा प्रॉफिट उसी पर डिपेंड करता है। तो उस पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और प्रयास बढ़ाएंगे, जितना अपनी मुख से हो सकता है उतना प्रयास करेंगे। हम लोग जल्दी ही दोनों माइंस का विजिट भी करेंगे और वहाँ की समस्याओं को लेकर प्रबंधन से भिलाई प्रबंधन से पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे साथ NK बंछोड़ जी, नरेंद्र कुमार बंछोड़ जी, जो अभी दिल्ली प्रवास से लौटे हैं। दौरान उनकी लगातार सेल चेयरमैन से चर्चा हुई और अन्य अधिकारियों से चर्चा हुई भी। जो वर्तमान में देखा जाए तो भिलाई इस्पात संयंत्र में जो अनेक जो चीज़ें सामने देखने को मिली, जैसे अधिकारियों कर्मचारियों के आवासों को लेकर के, कहीं मेडिकल सुविधा को लेकर के, नई माइंस शुरू करने को लेकर के, साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या जो दिख रही है अभी वर्तमान में वो श्रमिकों के शोषण से संबंधित है। इन तमाम बातों पे वहाँ पे गंभीरतापूर्वक OA के पदाधिकारियों द्वारा चर्चा की गई है। इसके जो परिणाम है सार्थक रूप से निश्चित रूप से आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, क्योंकि OA का लगातार यह प्रयास रहा है कि अधिकारियों से जुड़ी, किसी अधिकारियों के हितों से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान किया जाए। यही वजह है कि नरेंद्र बंछोड़ जी लगातार चुनाव जीतते हैं और अधिकारियों द्वारा इन पर पूर्णतः भरोसा किया गया है। अब देखने वाली बात ये हाल ही में जो बैठक हुई, इसके नतीजे कितने लाभदायक होते हैं, उसका क्या परिणाम सामने देखने को मिलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। समाचार में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।